हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने वाले हैं और यह इंफॉर्मेशन आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में बहुत उपयोगी पड़ सकती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहली इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है यानी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, LENGTH, और लेंथ का डायमेंशन होता है L1। अब हमारी सेकंड क्वांटिटी है एरिया, और एरिया का डायमेंशन होता है L2। हमारी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। हमारी चौथी यानी 4th नंबर की क्वांटिटी है मास, और मास का डायमेंशन होता है M1। क्या होता है? M1। हमारी पांचवी क्वांटिटी है टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है T1। हमारी 6th नंबर की क्वांटिटी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डायमेंशन होता है K1। हमारी 7वीं क्वांटिटी है करंट, CURRENT, करंट, और करंट का डायमेंशन होता है I1। हमारी 8वीं क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? I1 T1। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू करंट, और करंट का I1 और टाइम का T1, यानी चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा I1 T1। यह बहुत इजी डायमेंशन थे, यह आपको हर समय याद होने चाहिए। अब हम थोड़े कैलकुलेशन करने वाले डायमेंशन देखते हैं, यानी आपको उसका कैलकुलेशन करके ही उसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अब देखो हमारा पहला डायमेंशन यानी स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टन्सला आपण लेंथ पण म्हणू शकतो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं L1, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं T1, यानी हमारा स्पीड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1 T⁻⁻1, L1 T⁻⁻1 किंवा और L1 T-1। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, वो क्या है? L1 T-1 अपॉन T1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 T-2। ये 1 यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, -1 -2। अब देखो थर्ड, फोर्स। अब हम फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशन क्या होता है? M1 डॉट एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1 T-2, यानी हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा? यहां से M1 L1
टी माइनस टू, m1 L1 T माइनस टू, यह हमारा फोर्स का डायमेंशन है। अब देखो हमारा चौथा डायमेंशन है एनर्जी, ENERGY, और एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू हाइट, क्यों? और अब हम इसको मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हाइट, एनर्जी इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हाइट। इस हाइट को हम लेंथ भी बोल सकते हैं, और लेंथ यानी L1। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? देखो मास का होता है m1, एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 T माइनस टू, और हाइट का हो जाता है L1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? m1 L2 T माइनस टू, यानी हमारा एनर्जी का डायमेंशन क्या आ गया? m1 L2 T माइनस टू। अब देखो अब हम फिर प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। यहां पर m मास है, यानी यहां पर देखो हाफ, यह कांस्टेंट है, इसका कोई भी मतलब यहां पर नहीं होता, यानी यहां क्या आ जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी यहां पर स्पीड का डायमेंशन लेना पड़ेगा, यानी स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? L1 T माइनस 1 रेज टू 2। अब देखो यानी इसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर है, यानी इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? m1 L2 T माइनस टू, यानी हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आ गया? m1 L2 T माइनस टू। अब हम 6 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। यहाँ पर देखो m यानी मास, g का डायमेंशन एक्सेलरेशन के डायमेंशन से बराबर होता है, और h यानी हाइट, हाइट यानी लेंथ। अब देखो m यानी मास इनटू g यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1 T माइनस टू, और h यानी हाइट, हाइट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? m1 L2 T माइनस टू, यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L2 T माइनस टू। यहां पर m1 है, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T माइनस टू। आप यह ध्यान में रखो कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन और टॉर्क, इनका डायमेंशन सेम होता है। यानी क्या किसका किसका सेम होता है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क, इनका डायमेंशन सेम होता है। अब हम 7 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, यानी यहां पर देखो वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 L1 T माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर लेंथ ही होगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? L1। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? m1
L2T-2, यानी वर्क डन का डायमेंशन M1 L2T-2 होता है। अब हम टॉर्क का डायमेंशन निकालेंगे, TORQUE। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1T-2 इंटू लेंथ का डायमेंशन L1। दैट इंप्लाइज, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा टॉर्क का डायमेंशन क्या आ जाएगा? M1 L2T-2, M1 L1T-2। यानी मैंने क्या बताया था? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क, इनका डायमेंशन सेम होता है। और वो क्या होता है? M1 L2T-2। अब हम 9 नंबर की प्रॉपर्टी देख ले, जैसे मोमेंटम। और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, मास यानी M1 इंटू वेलोसिटी यानी L1T-1, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन स्पीड के इक्वल होता है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के बाद M1 L1T-1, यह हमारा मोमेंटम का डायमेंशन आ जाएगा। यानी मोमेंटम का डायमेंशन होता है M1 L1T-1। अब हम 10 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, और 10 नंबर की प्रॉपर्टी है इम्पल्स। और इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1T-2 इंटू टाइम यानी T1। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? M1 L1T-1, यानी हमारा इम्पल्स का डायमेंशन क्या आ गया? M1 L1T-1। अब हम 11 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी कि प्रेशर। प्रेशर को हम ट्रेस भी बोलते हैं, ट्रेस। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1T-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन L2। यानी हमारा प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा? M1 L-1T-2। प्रेशर का डायमेंशन क्या आ चुका? M1 L-1T-2। अब हम 12 नंबर की प्रॉपर्टी लेंगे, और वो है पावर। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2T-2 अपॉन T1। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या जाएगा? पावर का डायमेंशन क्या जाएगा? M1 L2T-3, यानी हमारा पावर का डायमेंशन क्या आ चुका है? M1 L2T-3। अब हम 13 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, और वो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T-2 अपॉन L3, यानी हमारा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L-1 T-2, यानी एनर्जी डेंसिटी का हमारा डायमेंशन क्या आ चुका है? m1 L-1 T-2। अब देखो, अब 14 नंबर की प्रॉपर्टी, और 14 नंबर की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, मास इनटू टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। हीट एनर्जी यानी एनर्जी ही होता है, यानी हीट एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन से बराबर होगा। यानी यहाँ पर हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L2 T-2 अपॉन मास m1 टेम्परेचरचं K1, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m0 L2 T-2 K-1, L2 T-2 K-1, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L2 T-2 K-1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन L2 T-2 K-1। अब देखो 15 नंबर की प्रॉपर्टी, और 15 नंबर की प्रॉपर्टी है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट एनर्जी अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। यानी मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? हीट एनर्जी अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L2 T-2 अपॉन मोल का डायमेंशन, मोल टेम्परेचर का डायमेंशन K1, यहाँ पर मोल 1। अब देखो, यानी हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L2 T-2 मोल -1 K-1, यानी मोलर हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या है? m1 L2 T-2 मोल -1 K-1। अब हम 16 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, और 16 नंबर की प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। और पावर का डायमेंशन क्या होता है? हमने आगे पीछे निकाला है, क्या है वो? m1 L2 T-3 अपॉन एरिया का डायमेंशन L2। यानी हमारा इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? यहाँ से m1 L0 T-3, यानी इंटेंसिटी का डायमेंशन m1 L0 T-3 होता है, या फिर हम इसको m1 T-3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 17 नंबर की प्रॉपर्टी है डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होगा m1 अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा L3, यानी डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ से m1 L-3, डेंसिटी का डायमेंशन m1 L-3। अब हम 18 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और 18 नंबर की प्रॉपर्टी है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ यानी यल का डायमेंशन, यल का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पर L1, ओरिजिनल लेंथ यानी यल का ही डायमेंशन यहाँ पर क्या आ जाएगा L1 और ये इसको कैंसिल कर देगा यानी L0, यानी स्ट्रेन का डायमेंशन क्या आ जाएगा L0, यानी यह डायमेंशन लेस है। अब हम 19 नंबर के प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमने पीछे निकाला हुआ है और स्ट्रेस यानी प्रेशर होता है और स्ट्रेस का यहाँ पर डायमेंशन क्या आ जाएगा m1 L-1 T-2 अपॉन L0, यानी हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा m1 L-1 T-2, यानी हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा m1 L-1 T-2, यानी स्ट्रेस और प्रेशर के बराबर। अब हम 20 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और 20 नंबर की प्रॉपर्टी है R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसका फॉर्मूला होता है PV अपॉन NT। आपको पता होगा कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, यह R यहाँ पर आ जाएगा और PV अपॉन NT हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैसे PV इज इक्वल टू NRT होता है और यह R यहाँ पर ही रहेगा और PV अपॉन यह NT हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा PV अपॉन NT। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल, T यानी टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है m1 L-1 T-2 इंटू वॉल्यूम यानी L3 अपॉन N यानी मोल, यानी मोल, T यानी टेम्परेचर यानी K1। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा R का डायमेंशन m1 L-2 T-2 मोल -1 K-1, यानी हमारा R यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा m1 L-2 T-2 मोल -1 K-1। अब 21 नंबर की प्रॉपर्टी देखो 21G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू R स्क्वेयर अपॉन m इंटू m।
आपको यह फॉर्मूला पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर, m1 इंटू m2। फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से ही इस G का फॉर्मूला निकला है, यानी यह सब लेफ्ट हैंड साइड में आकर यह फॉर्मूला बना है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 T-2 इंटू आर स्क्वेयर यानी लेंथ का स्क्वेयर, लेंथ यानी L2। अब देखो यह m1 m यानी m2, m स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा G का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m-1 L3 T-2, यानी हमारा G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन m-1 L3 T-2 आएगा। अब देखो अब हम 22 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, और 22 नंबर की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम, टाइम यानी t। अब देखो 1 अपॉन t यानी टाइम, इसको हम t-1 लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t-1। अब हम 23 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, और 23 नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इसको हम V से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इसका डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2 अपॉन चार्ज यानी I1 T1 यानी करंट इनटू टाइम। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा m1 L2 T-3 I-1, यानी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L2 T-3 I-1। अब हम 24 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, और 24 नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन रेडियस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने पिछली बार डायमेंशन निकाल चुका है, यानी वो क्या है, m1 L2 T-3 I-1 अपॉन L1 यानी रेडियस, यानी यहाँ पर लेंथ लेंगे हम। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m1 L1 T-3 I-1, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L1 T-3 I-1। अब हम 25 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, और 25 नंबर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L2 T-3 I-1
अपॉन करंट का डायमेंशन I1, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, M1 L2 T-3 I-2। यह I ऊपर जाके -1 हो जाएगा और -2 आ जाएगा, यानी M1 L2 T-3 I-2 यह रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। अब देखो, अब हम 26 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड FIELD, और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ही हम लेंगे यहाँ पर, स्पीड का डायमेंशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पर हमने निकाला है, वो क्या है, M1 L1 T-3 I-1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यानी L1 T-1। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, M1 L0 T-2 I-1, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा, M1 I-1 T-2 और L-0। अब देखो, अब हम 27 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, और 27 नंबर की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है M1 I-1 T-2 इंटू L2। M1 I-1 T-2 इंटू L2, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L2 M1 I-1 T-2, L2 M1 I-1 T-2। अब देखो 28 नंबर की प्रॉपर्टी, और 28 नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या है, M1 L1 I-1 T-3, M1 L1 I-1 T-3 इंटू एरिया, यानी L2। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 L3 I-1 T-3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन M1 L3 I-1 T-3। अब हम 29 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, और वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी यहाँ पर देखो लेंथ, यानी यह भी L1 ही होगा और रेडियस भी क्या होगा, L1, क्योंकि वो भी लेंथ ही है, और लेंथ कैंसल, यानी यहाँ पर आ जाएगा L0, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो, अब हम 30 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं,
और वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी। और थीटा तो डायमेंशनलेस है, यानी यहाँ पर हम m0 l0 t0 लिख सकते हैं, t यानी t1। यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ से, m0 l0 t-1, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है और वो होता है m0 l0 t-1। अब हम 31 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा यानी m0 l0 t-1 अपॉन t1, और इसका आंसर आ जाएगा m0 l0 t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है m0 l0 t-2। अब 32 नंबर की प्रॉपर्टी देखो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब देखो मास यानी m1, वेलोसिटी यानी l1 t-1 और रेडियस यानी लेंथ यानी l1। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m1 l2 t-1, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है m1 l2 t-1। अब देखो 33 नंबर की प्रॉपर्टी, e टू द पावर अल्फा, यानी यहाँ पर अल्फा का डायमेंशन m0 l0 t0 होता है, यानी अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखो 34 नंबर की प्रॉपर्टी, और 34 नंबर की प्रॉपर्टी है साइन थीटा, यानी आप कोई भी एंगल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर भी लेंथ है यानी l1 और हाइपोटेनस भी लेंथ है यानी l1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा l0, यानी साइन थीटा। और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यह डायमेंशन लेस होते हैं, यानी साइन थीटा और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यह डायमेंशन लेस होते हैं। अब देखो 35 नंबर की प्रॉपर्टी, और 35 नंबर की प्रॉपर्टी है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी t-1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा m1 l2 t-1। अब हम 36 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है वेन्स कांस्टेंट। क्या है, वेन्स कांस्टेंट। और वेन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है लैम्बडा इनटू टेम्परेचर। लैम्बडा इनटू टेम्परेचर। लैम्बडा यानी l1 और टेम्परेचर यानी k1। लैम्बडा यहाँ पर लेंथ है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद वेन कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा l1 k1। l1 k1। अब देखो 37 नंबर की प्रॉपर्टी। 37 क्या है वह, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, I1 T1 अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल होता है M1 L2 I-1 T-3। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ जाएगा M-1 L-2 I2 T4, यानी हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, M-1 L-2 I2 T4। अब हम 38 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2 अपॉन L1, यानी हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, M1 T-2। M1 T-2 सरफेस टेंशन का डायमेंशन है M1 T-2। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।